हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स बाय एमके। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। कुछ ऐसी अकाउंटिंग टर्म्स होती है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स होती है जिससे अंडरस्टैंड करना इम्पॉर्टेंट है। जब तक तुम लोगों को वो चीज़ की समझ ही नहीं होगी, वो टर्म्स हर चैप्टर्स में, अकाउंट्स के हर चैप्टर में, चाहे तुम लोग 11th में हो, 12th में हो, चाहे तुम लोग बीकॉम कर रहे हो, वो अकाउंट्स के हर चैप्टर में यूज़ होगी। तुम लोग स्टार्टिंग से कोई भी चैप्टर ले लोगे, हम कर लेंगे, लेकिन उस टर्म्स का मतलब नहीं पता होगा ना, तुम आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे उसका यूज़, उसे कहाँ क्लासीफाई करना है। सो लेट्स स्टार्ट। आज हम वो टर्म्स के बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्टली हमारी आ जाती हैं एसेट्स। एसेट्स क्या होती हैं? एसेट्स वो चीज़ होती हैं जो बिज़नेस ऑन कर रहा है। कुछ भी जो बिज़नेस ऑन कर रहा है, वो हमारी कोई लैंड भी हो सकती है, कोई मशीनरी भी हो सकती है, कोई तुम लोग का कंप्यूटर्स भी हो सकता है, फर्नीचर भी हो सकता है। ठीक है, जो बिज़नेस बिल्डिंग हो सकती है, जो बिज़नेस ऑन कर रहा है, जिसकी कोई वैल्यू है, जिससे बिज़नेस ने फ्यूचर में कोई इनकम अर्न करनी है। ठीक है, सो एसेट्स। एसेट्स के कुछ सब टाइप्स है, जैसे मेनली इसकी टाइप्स होती हैं, जैसे हमारी नॉन करंट एसेट, करंट एसेट्स, फिक्टिशियस एसेट्स होती हैं। ओके, नॉन करंट एसेट्स जिसे हम लॉन्ग टर्म एसेट्स भी बोल देते हैं। ठीक है, लॉन्ग टर्म एसेट्स भी बोल देते हैं, फिक्स्ड एसेट्स भी बोल देते हैं। ठीक है, एसेट्स दैट आर यूज मोर देन 1 ईयर। वो एसेट्स, इसमें फिक्स्ड एसेट भी बोल सकते हैं। एक बात ध्यान में रखना, ये जो लॉन्ग टर्म और नॉन करंट और फिक्स्ड एसेट्स हैं, ये वो एसेट्स होती हैं जो बिजनेस ने सेल के पर्पज़ से नहीं खरीदी होती। ठीक है, ये रीसेल नहीं है कि आज बिजनेस ने खरीदी है, कल को इसे सेल करना है। नो, ये रीसेल पर्पज़ के लिए नहीं है। एसेट्स दैट आर यूज मोर देन 1 ईयर, जिसको 1 साल से ज़्यादा के लिए यूज़ करने के लिए एक्वायर किया गया है। एसेट्स दैट आर यूज मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज़्यादा जिसे यूज़ करना है, 5 साल, 10 साल। ठीक है, वो हमारी क्या है? नॉन करंट एसेट, लॉन्ग टर्म एसेट्स या फिक्स्ड एसेट, जिसमें हमारी लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, व्हीकल आ जाते हैं। इसके कुछ सब डिवीज़न है, जैसे फिक्स एसेट्स या नॉन करंट एसेट्स दो तरह की होती है, टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स होती हैं जिसे दैट कैन बी टच और सीन, जिसे हम टच कर सकते हैं, सीन कर सकते हैं, जिसे हम टच कर सकते हैं, सीन कर सकते हैं। ओके, टच कर सकते हैं, सीन कर सकते हैं, जिसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है। फॉर एग्जांपल बिल्डिंग, फर्नीचर, कंप्यूटर, मशीनरी, इन सभी को हम टच कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, इनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस भी है। ठीक है, इनटेंजिबल एसेट्स कौन सी होती है? जैसे हम सीन नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते, लेकिन उसकी वैल्यू होती है, बिजनेस की बुक्स में उसकी वैल्यू है, उसे एसेट साइड रिकॉर्ड किया जाता है। जैसे गुडविल होगी। गुडविल क्या होती है? जो बिजनेस की रेपुटेशंस होती हैं, रेपुटेशन जो बिजनेस ने अपनी कमाई होती है अपनी हार्ड वर्क से, अपनी ऑनेस्टी से। ठीक है, ट्रेडमार्क हो गए, कुछ पेटेंट्स हो गए, कॉपीराइट्स हो गए। करंट एसेट्स क्या होती हैं? एसेट्स दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर, जैसे मैं शॉर्ट टर्म एसेट्स भी कह सकते हैं। एसेट्स वो एसेट्स जिसे बिजनेस 1 साल के अंदर अंदर कैश में ईजिली कन्वर्ट कर सकता है। इसमें हम आपके कैश, बैंक बैलेंस, स्टॉक, डेटर्स, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ आ जाती हैं। ठीक है, फिक्टिशियस एसेट्स वो एसेट्स होती हैं, नेक्स्ट, आर नॉट रियल एसेट, वो रियल में एसेट्स नहीं होती हैं, लेकिन उसे बिजनेस बैलेंस शीट में एसेट रिकॉर्ड किया जाता है फॉर लीगल और टेक्निकल रीज़न। जैसे हमारे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हो गए, शेयर्स इशू करने पर, डिबेंचर इशू करने पर जो डिस्काउंट दिया था, उस डिस्काउंट को भी हम इसी में राइट ऑफ करते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? एसेट्स ये सब, ये थी हमारी एसेट्स। नेक्स्ट आ गया हमारा लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या होती है? डेट्स एंड ऑब्लिगेशन दैट एंटरप्राइज हैज़ टू पे, नोन एज लायबिलिटी। लायबिलिटी सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ, वो देनदारी, वो कुछ ऑब्लिगेशन होती है जो हमारे सिर पे उधारी होती है, जो हमने पे करनी होती है। ठीक है, डेट्स कर्जे होते हैं। ठीक है, ऑब्लिगेशंस होती है एंटरप्राइज की जो उसने पे करनी है, उसे हम लायबिलिटी कहते हैं। लायबिलिटी भी अब हमारी 3 तरह की, इसमें नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी एंड कंटीजेंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी जिसे हम लॉन्ग टर्म लायबिलिटी भी बोल देते हैं, लायबिलिटी पेबल आफ्टर मोर देन 1 ईयर, वो लायबिलिटी जिसे हम
1 साल के बाद पे करने वाले, 1 साल के अंदर अंदर नहीं पे करना है, 1 साल के बाद पे करना है, वो लाइबिलिटी कौन सी होती है? नॉन करंट लाइबिलिटी, जो वो करंट नहीं है। ठीक है, जैसे हमारे बैंक लोन हो गए, बैंक से मैंने कोई लोन लिया है जिसका टाइम पीरियड 5 साल का है, 10 साल का है। ठीक है, उसका रिडीमेबल पीरियड क्या है, रीपेबल का टाइम पीरियड क्या है, 5 साल है, 10 साल है। ठीक है, डिबेंचर्स हो गए, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स हो गया, हाउसिंग लोन हो गए, हाउस लेने के लिए हम लोन लेते हैं, हाउस बनाने के लिए लेने के लिए जो लोन लेते हैं। ठीक है, वो हो गए हमारे, ये सभी किसके अंडर आते हैं? नॉन करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी, लाइबिलिटी पेबल विद इन 1 ईयर, वो लाइबिलिटी जो हमें 1 साल के अंदर अंदर पे करनी ही करनी है, वो हमारी क्या है? करंट लाइबिलिटी। इसमें हमारे क्या आ जाते हैं? क्रेडिटर्स हो गए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गए, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गए, जीएसटी पेबल हो गए, शॉर्ट टर्म लोन हो गए। चलो डेटर्स, क्रेडिटर्स ये सब हम आगे पढ़ने वाले हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं स्टूडेंट्स जो ड्यू है बट नॉट पेड, मतलब कि जिसका टाइम हो गया है, पे करने का टाइम हो गया है लेकिन अभी तक हमने उसे पे नहीं किया, आउटस्टैंडिंग है, मतलब जैसे हम एरर बोल सकते हैं, एरर मतलब बकाया है अभी तक हमारा। इसमें हमारी एग्जांपल आ जाती है सैलरी, जैसे मान लो 1 तारीख को सैलरी देने का टाइम था, 1 तारीख हो चुकी, सैलरी अभी तक पे नहीं हुई है, सैलरी ड्यू बट नॉट येट पेड, सैलरी ड्यू हो चुकी है लेकिन अभी तक पे नहीं की गई, तो वो आपके क्या हो गई? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होते हैं? आपके बैंक में इतना पैसा नहीं है लेकिन आपने फिर भी उससे ज़्यादा पैसा निकाल लिया है। फॉर एग्जांपल आपके बैंक में से 50,000 था लेकिन आपने विड्रॉ कितना करवा लिया? 1 लाख, मतलब ओवरड्राफ्ट करवा लिया। ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी बैंक प्रोवाइड करता है जिस पे बैंक इंटरेस्ट चार्ज करता है। जीएसटी पे एबल, जीएसटी पे करनी है वो भी हमने 1 साल के अंदर अंदर करनी होती है, हमारी शॉर्ट टर्म लोन हो गए। ठीक है, नेक्स्ट आ गया हमारी कंटीजेंट लायबिलिटी, दोज लायबिलिटी दैट डिपेंड अपॉन दी हैपनिंग ऑफ एन अनसर्टन इवेंट्स। अनसर्टन इवेंट, कंटीजेंट होता है क्या? मे और मे नॉट हैपन, कुछ ऐसे अनसर्टन इवेंट होते हैं जो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। ठीक है, जो हमारे हाथ में नहीं है, ऐसी अनसर्टेनिटीज़। ठीक है, इसको लेकर भी बिजनेस ने, अब देखो कोई बिजनेस कर रहा है उसने तो सारे रिस्क कंसिडर करके चलना है ना। ठीक है, उसने ये भी सोच के चलना है, कल को मान लो मेरी एक फैक्ट्री है, कल को मान लो मेरी फैक्ट्री का माल चोरी हो गया या आग लग गई या अर्थक्वेक आ गया या कुछ ऐसा सीन जो उसके हाथ में नहीं, अनसर्टन है, जो श्योर नहीं, हो सकता है और नहीं भी हो सकता, तो ये सब क्या है? कंटीजेंट लायबिलिटी। लेकिन बिजनेस ने इस सभी चीज़ों के लिए तैयार रहना होता है, तो इसके लिए उसने एक रिजर्व क्रिएट किया होता है, जैसे हम कंटीजेंट लायबिलिटी के अंदर कंसिडर करते हैं, जैसे हम लायबिलिटी साइड शो नहीं करते हैं, जब तक ये क्लेम अराइज नहीं होता हम इसे लायबिलिटी साइड शो नहीं करते। इसे हम कहाँ शो करते हैं? इसे हम बैलेंस शीट के नीचे फुट नोट पे शो करते हैं, लेकिन जब इसका क्लेम अराइज हो गया तब हम इसे बैलेंस शीट के अंदर एज अ करंट लायबिलिटी शो कर देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे कुछ कोर्ट केस होते हैं वो पेंडिंग है, अभी तक कोई भी रिज़ल्ट नहीं आया उसका, पेंडिंग अभी तक चल रही है, हमने किसी के बिहाफ पे गारंटी दे दी है, गारंटी गिवन, मान लो ए ने बी को लोन दिया है, ए ने, एक मिनट, हाँ, ए ने बी को लोन दिया। ठीक है, बी की गारंटी कौन दे रहा है? बी की गारंटी दे रहा है सी, किसको? ए को। बी की गारंटी दे रहा है सी, किसको? ए को। सी कह रहा है अगर बी इन केस तुम्हें तुम्हारे पैसे वापस नहीं करेगा तो कौन लाइबल होगा? सी लाइबल होगा, किसे? ए को। तो फिर कौन पे करेगा ए को उसके पैसे? सी पे करेगा। ठीक है, ये भी तो उसके लिए कंटीजेंट लायबिलिटी होगी ना। हाय अगर बी ने पैसे पे नहीं किए, अगर बी पैसे लेकर भाग गया तो ये लायबिलिटी भी, ये क्लेम भी राइज हो सकता है, इसे भी हम कंटीजेंट लेकर चलते हैं। क्लेम अंडर डिस्प्यूट, कोई झगड़े के अंदर कोई केस चल रहा है, झगड़ा चल रहा है किसी चीज़ को लेकर, या बिल रिसीवेबल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक्स। अब इसका भी एक पूरा टॉपिक है,
स्टूडेंट्स इसका भी एक पूरा टॉपिक है। आप दूसरे सब्जेक्ट जैसे हम कॉमर्स के मैनेजमेंट में या कुछ टॉपिक इसका हम पढ़ते हैं, बिल रिसीवेबल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक। ये क्या होता है मैं आपको थोड़ा थोड़ा ऊपर से बता देती हूँ। किसी भी हमने किसी को सेल की ये चीज़, किसी को चीज़ उधार पे दी है, उसके भी यहाँ पे मैंने सेल बिल ड्रॉ करके दिया, कितने का कि वो बंदा मुझे 3 महीने बाद मेरे पैसे वापस करेगा। मान लो ए ने बी को मोबाइल फ़ोन क्रेडिट पे दिया है, 3 मंथ्स का बिल बना दिया कि आफ्टर 3 मंथ उसे वो पैसे उसके पे करेगा, ठीक है। लेकिन अगर ए को पहले ज़रूरत पड़ गई पैसे की तो वो क्या करता है, बी से तो वो मांग नहीं सकता क्योंकि उसने पूरा एक एग्रीमेंट हुआ होता है कि 3 महीने बाद पेमेंट होगी, बिल बन गया है। तो वो क्या करता है, बैंक के पास जाता है, उससे डिस्काउंट करवा लेता है वो बिल, ठीक है। कल को वो बैंक को बोलेगा तुम मेरे बिहाफ पे बी से फुल पेमेंट ले लेना। अगर मान लो कल को बैंक बी से पैसे लेने जाए और बैंक बी पैसा ना दे तो बैंक तो ऐसे ही मांगेगा ना पैसा। सो ये भी हमारा कंटीजेंट लायबिलिटी के अंडर आ जाता है। इसका फुल टॉपिक है, ये अकेला ही एक टॉपिक है, मैं इसकी डिफरेंट वीडियो आपको समझाऊंगी, इसको भी समझने वाला चीज़ है। नेक्स्ट आ गया हमारा कैपिटल जिसके बिना बिजनेस स्टार्ट ही नहीं हो सकता। द अमाउंट इन द शेप ऑफ मनी और मनी इज वॉट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस इज नॉन एज कैपिटल। इस लाइन में ही सारा इसका मीनिंग क्लियर है। कोई भी अमाउंट वो मनी की शेप में भी हो सकती है और पैसे की कीमत के बराबर की कोई चीज़ भी हो सकती है जिसे एक ऑनर लेकर आता है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। वो हमारी क्या है, कैपिटल, ठीक है। कैपिटल ज़रूरी नहीं है कि हम कोई बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं तो पैसा ही लेकर आएगा ऑनर और बिज़नेस स्टार्ट होगा। इस मीनिंग में यही बात कर रहा है। पैसा लेकर आया है, मान लो वो कैश लेकर आया या बैंक बैलेंस लेकर आया या उसके पास कोई ज़मीन है, लैंड है, वो लैंड लेकर आया। जैसे मनी भी लेकर आ सकता है कैपिटल में, लैंड भी हो सकती है आपकी, ठीक है। कुछ बिल्डिंग है उसके पास, कोई मशीनरी है, ये सब चीज़ें लेकर आ रहा है, ठीक है। तो वो सब जो वो बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए सभी चीज़ें लेकर आ रहा है तो वो क्या कंसिडर होगी आपकी, कैपिटल, ओके। अब कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, अकाउंटिंग फॉर्मूला, टोटल एसेट्स की जो टोटल साइड है उसमें से अगर हम टोटल एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ क्या होती है, जो हमारी बाहरी आउटसाइडर्स की तरफ देनदारी होती है, जो हमने आउटसाइडर्स को पे करनी थी, वो अगर हम डिडक्ट कर दे, वो हम माइनस कर दे तो हमारे पास क्या आ जाता है, कैपिटल आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, हाँ कुछ टॉपिक्स है स्टूडेंट्स, मैंने ना उनको कंपैरेटिव फॉर्म में उसकी स्लाइड्स बनाई हैं ताकि उसको समझना क्लियर हो, क्योंकि वो ऐसे टॉपिक्स हैं कुछ जैसे कंपैरेटिव फॉर्म में तुम लोग पढ़ोगे तो ईजिली अंडरस्टैंड होगा। जैसे आ गया डेटर्स वर्सेस क्रेडिटर्स। डेटर्स क्या होते हैं, दीज आर पीपल हु ओ मनी टू योर बिजनेस बिकॉज ऑफ क्रेडिट सेल टू देम। ये वो इंसान होते हैं जिसने हमारे बिजनेस के तरफ, बिज़नेस से पैसा लिया है, कुछ चीज़ ली है और बिज़नेस को पैसा देना है, बिकॉज हमने इसे उधार पे क्या दिया है, सेल की है, ठीक है। ये हमारे क्या है, डेटर्स, मतलब कि हमने इनसे पैसा लेना है तो हम इसे एसेट साइड शो करते हैं। अभी हमने पढ़ा डेटर्स क्या होते हैं, हमारी करंट एसेट का पार्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपने एक मोबाइल फ़ोन जिसकी कीमत 20,000 थी, किसे सेल किया है, अमन को, ऑन अ क्रेडिट, उधार पे। तो अमन आपके लिए क्या बन गया, आपका डेटर्स, क्योंकि अमन से आपने कल को पैसे लेने हैं। डेटर्स है, आपने कल को अमन से पैसे लेने हैं क्योंकि आपने इसको क्रेडिट पे सेल किया है, ठीक है। दूसरी साइड वही क्रेडिटर्स क्या होते हैं, दोज पीपल
और बिजनेसेस टू होम अमाउंट इज़ ऑड बाय बिजनेस, जिससे वो इंसान या बिजनेस जिससे बिजनेस ने पैसा लिया है या पैसे के बराबर कोई चीज़ ली है, वो हमारे क्या है, क्रेडिटर्स, बिकॉज क्रेडिट परचेज फ्रॉम दैम, हमने इनसे कुछ उधार से ख़रीदा है। इसे लाइबिलिटी साइड शो करते हैं, दैट इज़ अवर करंट लाइबिलिटी। एग्जाम्पल वही, यू परचेज अ मोबाइल, मान लो कि तुमने कोई मोबाइल परचेज़ किया है, ठीक है, उसमें हमने सेल की थी, इसमें हमने परचेज़ की। डेटर्स हमारे कब होते हैं, जब हम क्रेडिट पर सेल करते हैं, क्रेडिटर्स कब होते हैं, जब हम क्रेडिट पर परचेज़ करते हैं, ठीक है। सो मान लो आपने 15,000 का मोबाइल फ़ोन ख़रीदा है, किससे, राज से, ऑन अ क्रेडिट पे ख़रीदा, उधार, कैश नहीं। सो राज आपकी बुक्स में क्या बन जाएगा, आपका क्रेडिटर्स, कि कल को आपने राज को पैसे देने हैं, ये आपकी करंट लाइबिलिटी बन जाएगी, करंट लाइबिलिटी का पार्ट बन जाएगा कि आपकी ये लाइबिलिटी है, राज आपका क्रेडिटर्स है, आपको इसको 15,000 देना है। क्लियर। नेक्स्ट आ गया हमारे गुड्स और स्टॉक। अब इसमें भी कंफ्यूजन हो जाती है कभी कभी। गुड्स क्या होते हैं, गुड्स पहले मैं तुम लोग को क्लियर कर दूं। गुड्स वो चीज़ होती हैं जिसको लेकर हम कोई बिजनेस कर रहे हैं। मान लो हमारा हमारी क्या है, हमारी गारमेंट कपड़ों की दुकान है, ठीक है, आपका बिजनेस क्या है, कपड़ों की दुकान है। तो कपड़ा आपके लिए क्या है, आपके गुड्स है, जिसका आप बिजनेस कर रहे हो वो आपका क्या है, गुड्स है, ठीक है। या आप किसी चीज़ की प्रोडक्शन कर रहे हो, आप क्योंकि फैक्ट्री है, आप मैन्युफैक्चरर हो, आप क्या बना रहे हो, आप कंप्यूटर्स बना रहे हो, ठीक है। तो आप क्या है, आपके लिए आपके क्या है, कंप्यूटर आपके लिए क्या है, आपके गुड्स है, जिसकी आप सेल परचेज कर रहे हो, जिसकी आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, जिसका आप बिजनेस चला रहे हो, जिस चीज़ को लेकर, वो आपके क्या हो जाता है, गुड्स हो जाता है, ठीक है। गुड्स आर ऑल द प्रोडक्ट दैट द बिजनेस बाय और मैन्युफैक्चर फॉर सेलिंग। गुड्स वो सारे प्रोडक्ट होते हैं जो बिजनेस खरीदता है या मैन्युफैक्चर करता है, किस लिए, कि कल को वो उसे सेल करेगा, ठीक है, फॉर अ सेल पर्पज़। फॉर एग्जाम्पल देखो, हमने 100 पैकेट्स खरीदे बिस्किट्स के, किससे खरीदे, एक मार्केट होती है हमारी, देखो मार्केट में हम क्या करते हैं, तो समझाती हूँ। एक होलसेलर होते हैं हमारे, कुछ शॉर्ट फॉर्म में लिखती हूँ, होलसेलर होते हैं, रिटेलर होते हैं, फाइनल कस्टमर, ओके। रिटेलर पहले होलसेलर से क्या किया, इससे 100 बिस्किट खरीदे, ठीक है। किस लिए ख़रीदे, क्योंकि इसकी कोई दुकान है बिस्किट्स की, इसका बिजनेस है बिस्किट्स बेचना, ठीक है। तो बिस्किट्स इसके लिए क्या है, इसकी गुड्स है, बिस्किट्स इसके लिए क्या है, इसकी गुड्स है। तो ये बिस्किट्स ने कल को किसको बेचने, फाइनल कस्टमर, जैसे हम लोग हो गए, हम दुकान पे जाते हैं बिस्किट्स खरीदते हैं, ठीक है, फाइनल कस्टमर को बेचने के लिए। क्लियर है। गुड्स। स्टॉक क्या होते हैं, दूसरी साइड स्टॉक हमारा इज़ द पोर्शन ऑफ गुड्स, ये गुड्स का ही वो पोर्शन होता है जो रिमेन अनसोल्ड, जो बिका नहीं होता, जो अनसोल्ड रह जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, स्टॉक की। जैसे हम कहते हैं ना, हमारा ये माल आ गया, ये स्टॉक आ गया, आप कोई बिजनेस है उसका माल भी तो मंगवाता होगा ना, वही आपकी बिस्किट्स की शॉप है, आपने माल मंगवाया, आपने 100 बिस्किट मंगवाए, आपका स्टॉक आ गया 100 बिस्किट्स का, आपका स्टॉक आ गया बिस्किट्स का, किस चीज़ का आपने माल मंगवाया, जिसका आपका बिजनेस है बिस्किट्स बेचने का, ओके। बिस्किट्स का आपके लिए आपका स्टॉक आ गया। 100 बिस्किट्स के लिए आपने पूरे साल में अकाउंटिंग पीरियड के में जो भी आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट पीरियड ऑफ टाइम है, आपने 70 बिस्किट्स के पैकेट सेल कर दिए। एट द एंड ऑफ द पीरियड आपके 30 बिस्किट्स अनसोल्ड रह गए, बिके नहीं, ठीक है। तो 30 बिस्किट्स आपका क्या शो करता है, स्टॉक, आर योर स्टॉक। जो स्टॉक बच जाता है, जो अनसोल्ड रह जाता है, वो आपका क्या हो जाता है, स्टॉक। क्लियर है। नेक्स्ट है प्रॉफिट वर्सेस गेन।
ये चीज़ें हम लोग अपने नॉर्मल लाइफ में सेम मानकर मतलब कि सब्स्टिट्यूट वर्ड यूज़ करते हैं, लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इनका डिफरेंस है, ये दोनों डिफरेंट टर्म्स है। प्रॉफिट हमारी वो इनकम होती है जो हम अपने मेन बिजनेस एक्टिविटीज़ से अर्न कर रहे हैं। हमारा जो बिज़नेस है, जो हमारा मेन बिज़नेस है, उससे हमें जो अर्निंग आ रही है, जिसकी सेल्स है, उससे हमें जो प्रॉफिट हुआ है वो हमारी क्या है, इनकम हुई है, वो हमारी क्या है, प्रॉफिट। प्रॉफिट हमारा ऑपरेशनल और फ्रीक्वेंट इनकम होती है। ऑपरेशनल की जो हम काम कर रहे हैं उससे हमें अर्न हुआ है, जो फ्रीक्वेंटली हमें होता है, एक कभी कभार नहीं हो रहा है, हमें होगा क्योंकि हमारा बिजनेस है, हमें प्रॉफिट अर्न करना है। सपोज यू हैव अ बिजनेस ऑफ मोबाइल फ़ोन, मान लो आपका मोबाइल फ़ोन का बिजनेस है, ठीक है, आपने कैश पे सेल किया फ़ोन, जो भी आपने कैश पर सेल की, तो मोबाइल फ़ोन आपका क्या है, मेन बिजनेस है। मोबाइल फ़ोन क्या है, आपका मेन बिजनेस है, ठीक है। इफ़ यू सेल मोबाइल टू कस्टमर, अगर हम कस्टमर को मोबाइल फ़ोन सेल कर रहे हैं जिसकी कीमत 20,000 है, जिसकी कीमत 20,000 है, वो मोबाइल फ़ोन हम 25,000 का कस्टमर को बेच रहे हैं, तो 5,000 हमारी क्या है, एक्स्ट्रा, वो हमारा जो हमने अर्न किया है वो इनकम क्या कंसिडर होगी, आपके प्रॉफिट, ठीक है। जो हमने हमारे मेन बिजनेस, जो हम बिज़नेस कर रहे हैं मोबाइल फ़ोन का, उससे हमने जो इनकम अर्न की है वो आपकी क्या है, आपका प्रॉफिट है। दूसरी तरफ वही गेन क्या होता है, जो गेन होता है, गेन इज़ अ इनकम अर्न फ्रॉम एक्टिविटी दैट आर नॉट योर मेन बिजनेस। गेन वो इनकम होती है जो हम वो एक्टिविटी से अर्न करते हैं जो हमारी मेन बिजनेस से रिलेटेड नहीं होती है, जो इंसिडेंशियल होती है। जो क्या होती है, ये इनकम इंसिडेंशली होती है, कभी कभार हो गई, कोई इंसिडेंट हो गया, कोई अपॉर्चुनिटी आ गई, कोई ओकेजन आ गया, कोई ओकेजनल इनकम है ये, मतलब कि क्या बोलते हैं हम बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं होती है। जैसे मान लो फॉर सपोज यू हैव अ शॉप ऑफ सेलिंग क्लोथ्स, कपड़े बेचने की हमारे पास शॉप है, हमारा मेन बिजनेस क्या है, कपड़े बेचने का। ये चीज़ आपने व्यू पॉइंट कंसिडर करके चलना है। मेन बिजनेस हमारा क्या है, मेन ऑपरेशन ऑफ बिजनेस हमारा क्या है, कपड़े बेचने का। तो कपड़े बेचने से जो हमारी इनकम आती है, उससे हमारी जो एक्स्ट्रा इनकम होती है वो हमारा क्या कंसिडर होता है, प्रॉफिट कंसिडर होता है, ठीक है। लेकिन अब इसमें क्या है, उसका आपके कपड़े बेचने की दुकान है, आपकी दुकान में एक पुराना फर्नीचर था जो पुराना हो गया, 5 साल 10 साल पुराना हो गया, आपने जिसकी कीमत 5,000 थी, आपने 5,000 का ख़रीदा था, आपने 5,000 का ख़रीदा था, जिसे आपने अब पुराना हो गया है, ओकेजनल है ना, आप कोई बिज़नेस तो नहीं कर रहे हो फर्नीचर बेचने का, आपकी दुकान पे पड़ा था, 5 साल पुराना हो गया, जिसको आपने 5,000 का ख़रीदा था, आपने उसे 7,000 का बेच दिया, तो ये हमारी 2,000 जो क्या हो गया, एक्स्ट्रा इनकम हुई है, जो ओकेजनल इनकम हुई है वो हमारा क्या होगा, गेन, ठीक है। सो सेलिंग ऑफ फर्नीचर इज़ नॉट योर मेन बिजनेस, सेलिंग फर्नीचर को बेचना हमारा मेन बिजनेस नहीं था, तो दैट्स वाई 2,000 इज़ योर गेन। 2,000 हम क्या कंसिडर करेंगे, हमारा क्या है, गेन है, ओके, क्लियर है। नेक्स्ट आ गया इनकम एंड रेवेन्यू। मैंने ना बहुत अच्छे मैंने ट्राई किया है, आई होप तुम लोग को क्लियर हो कि मैंने सभी टर्म्स को, जो मुझे पता है कि हम कंफ्यूज होते हैं जिस टर्म्स को लेकर, कंफ्यूजन होती ही होती है, इसमें मैंने कंपैरेटिव फॉर्म में शो किया है ताकि तुम लोग ईजिली अंडरस्टैंड कर सको, और कंपैरेटिव फॉर्म में चीज़ें हमेशा क्लियरली समझ आती। इनकम एंड रेवेन्यू, अब सुनने में ये दोनों चीज़ें सेम होती हैं, इनकम है, रेवेन्यू है, इनकम ही होती है, लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ये दोनों चीज़ें डिफरेंट है, ठीक है। इनकम हमारी ब्रॉडर टर्म होती है, इनकम में क्या क्या इंक्लूड होता है, रेवेन्यू फ्रॉम बिजनेस, रेवेन्यू फ्रॉम बिजनेस मतलब जो जिस चीज़ का हम बिज़नेस कर रहे हैं उससे हमें जो रेवेन्यू आ रहा है वो, और प्लस
अदर इनकम आ गई हमारी, जैसे इंटरेस्ट, कमीशन, रेंट रिसीव, गेन, ठीक है। ये सब मिलाकर हमारी क्या बन जाती है, टोटल इनकम। इनकम का फॉर्मूला क्या होता है, वही, रुक जाओ अभी पहले ही, सॉरी, रेवेन्यू। दूसरी साइड रेवेन्यू क्या है, रेवेन्यू इज द टोटल अमाउंट ऑफ अर्न्ड फ्रॉम सेलिंग गुड्स और सर्विसेज बिफोर डिडक्टिंग एक्सपेंस। और रेवेन्यू क्या होता है, रेवेन्यू हमारा इनकम का ही पार्ट होता है, जो हम गुड्स और सर्विसेज, जो गुड्स सर्विसेज अभी हमने डिस्कस किया, गुड्स क्या होती हैं, जिस चीज़ का हम बिज़नेस कर रहे हैं वो चीज़ हमारे लिए हमारी क्या है, गुड्स हैं, ठीक है। गुड्स को सेल करके, या हमारा कुछ सर्विसेज रेंडर का काम कर रहे हैं, हम कुछ सर्विसेज रेंडर कर रहे हैं, हम सॉफ्टवेयर दे रहे हैं, हम डॉक्टर हैं, अपनी सर्विसेज रेंडर कर रहे हैं, वो जिस चीज़ का हमारा बिजनेस है, उस बिज़नेस से जो हमें रेवेन्यू हो रहा है, उसमें एक्सपेंस, खर्चे माइनस करने से पहले वो सारा रेवेन्यू, वो सारी इनकम क्या हम कंसिडर करते हैं, रेवेन्यू। रेवेन्यू हमारा क्या है, इक्वल टू टोटल सेल कलेक्शन। रुक जाओ मैं तुम लोग को समझाती हूँ, वेट। फॉर एग्जांपल मान लो हमारा बिजनेस है मोबाइल फ़ोन्स का, ठीक है। पूरे साल की हमारी हमने कितनी सेल की है मोबाइल्स की, जो सेल की उससे हमें 10 लाख आने की है। तो 10 लाख हमारा क्या है, हमारा टोटल रेवेन्यू, जो भी हमने सेल किया, जिसमें से अभी तक हमने कोई खर्चे, एक्स्ट्रा इनकम ऐड नहीं की है। ये प्योर जो हमारी सेल से जो पैसा आता है टोटल, वो हमारा किसके इक्वल होता है, रेवेन्यू के इक्वल होता है। मतलब कि 10 मैंने मोबाइल फ़ोन सेल किए, जितने मोबाइल फ़ोन सेल किए, सेल किए 10 लाख के, 10 लाख में जो सेल्स से पैसा आया, वो 10 सेल कलेक्शंस आई है, वो सारी 10 लाख मेरा क्या कंसिडर होगा, रेवेन्यू। इसमें से अभी तक हमने कोई खर्चे, कोई अदर इनकम्स ऐड नहीं की है, ठीक है। तो ये सारी हमारी क्या कंसिडर होगी, रेवेन्यू। 10 लाख हमारा क्या है, रेवेन्यू, ठीक है। वही दूसरी साइड इनकम क्या है, इनकम में हमारी 10 लाख जो हमने 10 लाख जो हमने टोटल सेल कलेक्शन, जो हमने रेवेन्यू फ्रॉम बिजनेस से जो हमें रेवेन्यू हुआ है वो, प्लस मान लो हमारी कोई एक्स्ट्रा इनकम थी, हमें कोई इंटरेस्ट रिसीव हुआ, कोई रेंट रिसीव हुआ 50,000 का, ठीक है, 10,50,000, उसमें से मैंने खर्चे, ये हमारा टोटल इनकम कितनी हो गई, 10,50,000, ठीक है। जिसमें से हमारे एक्सपेंस माइनस करने हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब किसी चीज़ को बेचने के लिए, अब तुम लोग सेल सीधा कर रहे हो, सेल से अकेला पैसा नहीं आता, उस चीज़ को सेल करने के लिए, किसी चीज़ का बिजनेस करने के लिए, किसी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए तुम लोगों को कुछ पैसा लगाना भी पड़ता है। वो जो कॉस्ट होती है, वो खर्चे, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। किसी चीज़ को बेचने के लिए, जिस चीज़ का तुम लोग बिजनेस कर रहे हो, उसकी जो कीमत लगी है हमें, वो हमारे लिए क्या है, हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। मान लो मोबाइल फ़ोन का बिज़नेस था, अब मोबाइल फ़ोन पहले माल सप्लायर से मोबाइल फ़ोन मंगवाए कंपनियों से, होलसेल मार्केट से या कंपनियों से मंगवाए अपनी शॉप पे, तो उसकी जो कीमत लगी है, ठीक है, वो खर्चे, आपका मंगवाने का ट्रांसपोर्ट का खर्चा, अब उसके रखने का खर्चा, ठीक है, जो भी तुम लोग पे करते हो एक्स्ट्रा एक्सपेंस, मतलब कि जो चीज़ को सेल करने के लिए जो आपको कीमत लगी है, उस चीज़ को बेचने के लिए जो आपका पैसा लगा है, वो मान लो उसमें से आपका था 30,000 आपके एक्सपेंस हो गए, तो 10,20,000 आपकी क्या आ गई, इनकम। मतलब कि इनकम आपका क्या हो गया, रेवेन्यू फ्रॉम बिजनेस से जो रेवेन्यू हुआ, प्लस जो अदर इनकम्स आपकी आगे अदर अर्निंग, इंटरेस्ट रिसीव किया, कोई कमीशन रिसीव हुई, आपको रेंट रिसीव है, कोई गेन हुआ है, माइनस उस चीज़ को, जिस चीज़ का बिजनेस करें, उस चीज़ को बनाने के लिए, उस चीज़ को बेचने पे जो आपका खर्चा लगा है, ठीक है। जैसे आपको उस चीज़ को बेचने के लिए आपको एडवर्टाइजिंग करनी पड़ी, डिस्ट्रीब्यूटर्स देने पड़े, डिस्ट्रीब्यूटर लगे, ठीक है, सेल्समैन को कमीशन फीस पे करनी पड़ी, तो वो सारे खर्चे माइनस करके जो बचता है वो हमारी इनकम होती है। और दूसरी साइड रेवेन्यू सिर्फ हमारी प्योर टोटल सेल कलेक्शन होती है, जितनी हमने सेल की उसके इक्वल होता है। क्लियर?
चलो नेक्स्ट, एक्सपेंसेस एंड एक्सपेंडिचर। एक्सपेंसेस एंड एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? ये भी दोनों सेम ही लगती हैं टर्म्स, बट डिफरेंट मीनिंग है। एक्सपेंसेस वो चीज़ होती है, इट रेफर्स टू द अमाउंट स्पेंट एज अ कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज यूज्ड अप इन द प्रोसेस जनरेटिंग रेवेन्यू ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। अभी हमने पढ़ा रेवेन्यू क्या थी? टोटल सेल कलेक्शन। उस सेल कलेक्शन को अर्न करने के लिए, टोटल रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए जो हमने पैसा लगाया है, कॉस्ट स्पेंड की है, वो हमारा क्या है? खर्चा। वो हमारा क्या है? एक्सपेंस। ठीक है। इन एनी बिजनेस जो हमारे मेजर एक्सपेंस होते हैं आर दी कॉस्ट ऑफ गुड्स ऑफ सर्विसेज एंड अदर आइटम, जैसे सैलरी देनी है, आपके फैक्ट्री है, दुकान है, उसमें जो एम्प्लॉयज़ लगे, वर्कर लगे, एम्प्लॉयज़ लगे, उन्हें सैलरी देनी है, कोई वर्कर लगे उन्हें वेजेस देनी है। आपकी दुकान अगर रेंट पे ली है, बिल्डिंग कोई रेंट पे ली, उस रेंट का किराया देना है, किसी को डिस्ट्रीब्यूटर को, सेल्समैन को कमीशन देनी है, कोई मशीनरी है, कोई चीज़ आपके कंप्यूटर्स है, वो एसेट्स को डेप्रिशिएट हो रहा है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को लग रहा है मेंटेनेंस के लिए, वो चीज़ें क्या आ गई हमारी? एक्सपेंसेस। मतलब कि किसी रेवेन्यू को अर्न करने के लिए, जिस इसका आप बिज़नेस कर रहे हो उसमें उसको सेल करने के लिए, उससे रेवेन्यू अर्न करने के लिए जो आपके खर्चे लगे हैं वो हमारे क्या आ जाते हैं? एक्सपेंस। दूसरी साइड वही एक्सपेंडिचर क्या होता है? इट रेफर्स टू द डिसबर्समेंट ऑफ कैश। कैश की एसेट डिस्ट्रीब्यूशन करनी, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करना, या कोई लाइबिलिटी इनकर्ड करना, कुछ कर्जा लेना। किसके लिए? फॉर एक्वायरिंग एसेट, कोई एसेट खरीदने के लिए या गुड्स खरीदने के लिए या सर्विसेज रेंडर करने के लिए। ठीक है। पर ये जो चीज़ें हम करते हैं ये लॉन्ग टर्म हमें बेनिफिट देती हैं, लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए होते हैं। ये दो तरह के हमारे एक्सपेंडिचर होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं? द अमाउंट इनकर्ड ऑन एक्वायरिंग एंड इम्प्रूविंग एसेट। हम कोई पैसा लगा रहे हैं किसके लिए? कोई एसेट खरीदने के लिए या इम्प्रूव करने के लिए, फॉर विच वुड गिव बेनिफिट फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड, जो हमें कल को बेनिफिट देगा 1 साल से भी ज़्यादा के लिए, जिसे हम सेल के लिए पर्पस के लिए नहीं खरीद लें। मान लो मैंने कपड़ों की फैक्ट्री लगानी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री खोलनी, मुझे क्या चाहिए? मशीनरी चाहिए, बड़े प्लांट एंड मशीनरी लगवाने। वो एसेट पे मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर का बड़ा खर्चा कर रही हूँ, बड़ी एसेट खरीद रही हूँ, एक बड़ी बिग इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ, वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हम लोग, ताकि कल को मुझे उससे क्या होगा? उससे मैं यूज़ करूँगी, अपने गुड्स, कपड़ा तैयार करवाएंगे, कपड़ा मार्केट में जाएगा, शॉप्स पे जाएगा, बिकेगा, सेल्स होगी। ये प्लांट मशीनरी मैंने इसलिए तो नहीं एक्वायर की कि मैं कल को इसे आज ख़रीदा है, कल को मैं इसे सेल कर लूँगी ज़्यादा पैसे 5,000 एक्स्ट्रा के, नो, ताकि इससे आप फ्यूचर में बेनिफिट अर्न कर सको फॉर मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज़्यादा के लिए। ठीक है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जैसे हम अपने बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी को मेंटेन करना है, जैसे हमारी डे टू डे या हर साल की जो अर्निंग कैपेसिटी होती है मेंटेन करने के लिए, सेम अकाउंटिंग पीरियड के लिए, जिस साल मैंने खर्चा किया है उसी साल मुझे वो बेनिफिट देगा उसके लिए। ठीक है। जैसे मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें क्या हो जाता है आपके डे टू डे, जैसे क्या आ गया, अब कपड़े की फैक्ट्री खोल ली, प्लांट एंड मशीनरी बिग इन्वेस्टमेंट कर ली, लगवा ली। अब उस मशीनरी को चलाने के लिए वर्कर्स चाहिए, उन वर्कर्स को क्या देनी है? मुझे वेजेस देनी है। ठीक है। उनके लिए जो भी डेली टू डेली रॉ मटेरियल मंगवाना है, कपड़ा बनाने के लिए क्या मंगवाना है? धागा मंगवाना पड़ेगा, रॉ मटेरियल क्या है? कच्चा माल मंगवाना पड़ेगा। हर साल मुझे ये चीज़ें करवानी पड़ेगी, ये डेली टू डेली मुझे साल की कोई कमाई हो, मेरी सेल हो सके, ये डेली टू डेली जो हमारे ऑपरेशंस होते हैं इसे मेंटेन करने के लिए जो खर्चा करते हैं हम लोग, कि वर्कर्स को वेजेस देनी है, एम्प्लॉयज़ को सैलरी देनी है, रॉ मटेरियल मंगवाना है, वो हमारे किस में आ जाता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आ जाता है। क्लियर? सो नेक्स्ट स्लाइड हमारी लास्ट में आ जाता है अदर टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग।
अदर टर्म्स हमारी अब क्या रहेगी, सेल। सेल क्या होती है, द टर्म सेल रेफर्स टू अमाउंट फॉर विच गुड्स आर सोल्ड और सर्विसेज आर रेंडर। वो टर्म, इसका मतलब क्या होता है, जो भी गुड्स हमने जिस चीज़ का हम बिजनेस कर रहे हैं उससे सेल कर रहे हैं, जहाँ हमारा कोई सर्विसेज का इंटेंजिबल कोई सर्विसेज रेंडर कर, हम डॉक्टर हैं या लॉयर हैं या कुछ, ठीक है, हम अपनी सर्विसेज रेंडर कर रहे हैं, तो उसकी जो भी हम बेच रहे हैं वो हमारी क्या है, हमारे लिए क्या होगी, सेल होगी। ध्यान रखना है, फिक्स्ड एसेट जब हम सेल करते हैं उसे सेल्स में इंक्लूड नहीं करते। अभी हमने पीछे पढ़ा था, जो भी हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, वन टाइम बड़ी एसेट्स खरीदते हैं वन टाइम से ज़्यादा के लिए, उसे रीसेल पर्पस के लिए नहीं खरीदते। जब भी उन्हें बेचा जाता है वो ओकेजनल होती है, वो तुम लोगों की सेल नहीं होती है, वो हमारी मेन बिजनेस ऑपरेशन नहीं होती, वो ओकेजनल होती है, इंसिडेंशली होती है। मान लो कोई चीज़ वो पुरानी हो गई है, घिस गई है, उसकी अब ज़रूरत नहीं है, ख़राब हो गई, इसलिए हम उसे बेच देते हैं, वो हमारी सेल का पार्ट नहीं होता। नेक्स्ट आ गया परचेजेस। इस रेफर्स टू द टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स विच आर ऑब्टेन्ड बाय बिजनेस ईदर फॉर रीसेल और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। ये वो गुड्स का, जिस चीज़ का हम बिजनेस करें वही चीज़ बिजनेस। कल को मान लो, अभी हम एग्जांपल कर रहे थे कपड़े की, अगर मेरी फैक्ट्री है, मैं कपड़े की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं हम लोग, तो सप्लायर से क्या मंगवाएंगे हम, हमारे लिए क्या है, धागा, ठीक है, थ्रेड मंगवाएंगे, कपड़ा मंगवाएंगे, जिससे हमने मैन्युफैक्चरिंग करनी है क्लोथ्स की। तो वो बिज़नेस खरीद रहा है फॉर अ रीसेल पर्पस। वो धागा किस लिए खरीदा जा रहा है, कल को उसका कपड़ा बनाना है, उस कपड़े को मार्केट में बेचना है, ठीक है, या उससे कोई प्रोडक्शन करनी है, मेन गुड्स तैयार करनी है, फाइनल गुड प्रिपेयर करनी है, उसे कल को मार्केट में बेचने के लिए, वो हमारी क्या कंसिडर होती है, परचेज। क्लियर। लॉस एक्सेस ऑफ एक्सपेंस, ध्यान रखना, अभी हम लोग एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू और इनकम पढ़ के आए हैं। लॉस किसका एक्सेस होता है, एक्सपेंस ओवर रेवेन्यू। जब हमारे खर्चे रेवेन्यू से ज़्यादा हो जाते हैं तब वो क्या कंसिडर होता है, हमारा लॉस। बैड डेट्स, बैड डेट्स, डेटर्स पढ़े हमने अभी पीछे। डेटर्स क्या थे, जब हम कोई चीज़ किसी को बेचते हैं उधार पे, ठीक है, उधार पे जो चीज़ बेचते हैं वो हमारे क्या है, डेटर्स की। हमने कल को इनसे पैसा अब लेना है, हमने इनको सेल चीज़ बेची थी, ठीक है, मान लो मैंने ए ने बी को 5,000 की सेल की, क्रेडिट सेल की, ठीक है, क्रेडिट सेल की। अब बी क्या हो गया, बी यहाँ तो इंसॉल्वेंट हो गया, या उसकी नीयत ख़राब हो गई है, ठीक है, वो पैसे अब दे नहीं रहा, तो इसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या कंसीडर करते हैं, बैड डेट्स, कि ये हमारे जो डेटर्स है बैड हो गए हैं, ये पैसा नहीं दे रहे हैं। तो इसके हम मान लो हमारे टोटल डेटर्स से 20,000 के और भी डेटर्स होते हैं, 20,000 के हम एसेट साइड से कैसे शो करते हैं, डेटर्स में से जो हमारे बैड डेट्स होते हैं इसे माइनस करके जो हमारे नेट डेटर्स होते हैं इससे हम एसेट साइड शो करते हैं। ड्राइंग्स क्या होती हैं, कैश और गुड्स आर विड्रॉन बाय ओनर बिजनेस में से कोई कैश या कोई गुड्स जिस चीज़ का बिजनेस वो निकाल रहा है, किस लिए, अपने पर्सनल यूज़ के लिए, अपने घर के लिए, अपने वाइफ के लिए, अपने बच्चों के, किसी पर्सनल काम के लिए यूज़ कर रहा है, तो वो क्या है उसकी ड्राइंग्स। मर्चेंडाइज कॉस्ट क्या होती है, मर्चेंडाइज कॉस्ट इट मीन्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। किसी चीज़ को बेचने के लिए, गुड्स को बेचने के लिए जो हमारी कॉस्ट लगी है वो क्या है, हमारी मर्चेंडाइज कॉस्ट, जिसे हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी कहते हैं। इसे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये आपका यूज़ होगा आगे बहुत। ओपनिंग स्टॉक, जो स्टॉक स्टार्टिंग में सारा हमारा अकाउंटिंग पीरियड बुक्स ऑफ अकाउंट जब स्टार्ट हुई थी, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज। नेट परचेजेस क्या होती है, परचेज माइनस परचेज रिटर्न। कुछ माल हमने ख़रीदा था, कुछ वापस कर दिया, सही नहीं लगा, ख़राब आया या एक्स्ट्रा आ गया, वापस कर दिया, उससे माइनस करने के बाद जो परचेज बढ़ती है नेट परचेज, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो हमारे क्या आ जाता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या मर्केंडाइज कॉस्ट।
लास्ट आ जाता है हमारा डिस्काउंट। डिस्काउंट छूट, इट इज़ रिडक्शन इन द लिस्ट प्राइस ऑफ ऑब्टेनिंग पेमेंट बिफोर इट बिकम ड्यू फॉर पेमेंट। ये क्या होता है, हम प्राइस में कमी कर देते हैं, किस लिए, ताकि हमारी जो पेमेंट है समय से पहले हमें वापस मिल जाए। ठीक है, इट में भी कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट, ये दो तरह होते हैं, कैश भी हो सकते हैं, ट्रेड डिस्काउंट भी होते हैं। कैश डिस्काउंट किस लिए होते हैं, आपने किसी को चीज़ उधार पे दी थी, उसे डिस्काउंट दे दिया कि चल तूने मुझे मैंने तुझसे 5,000 लेने थे, तुझे मैं 500 रुपये का डिस्काउंट दे रहा हूँ, ठीक है, 4,500 तो मुझे दे दो, ताकि वो जल्दी से जल्दी आपकी पेमेंट समय से पहले दे दें। वहीं ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, कोई सप्लायर होता है मार्केट में, कुछ नया आया है, अपनी चीज़ की थोड़ी एडवर्टाइजमेंट करने के लिए वो क्या करता है, रिटेलर्स को थोड़ा डिस्काउंट दे देता है, ताकि वो सामान खरीदे, उसकी नई चीज़ों का यूज़ करें। ठीक है, एज अ सैम्पल, तो वो हमारे क्या कंसिडर होते हैं, ट्रेड डिस्काउंट। सो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी कुछ बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। आई होप आप लोगों को क्लियर हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।